गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ रजिस्टर के फॉर्मूले के बेसिस पर अलग अलग एग्जाम्पल्स किए थे जो कि बहुत ही सिंपल थे और एग्ज़ाम में आते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सिंपल फार्मूले हैं v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड v इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, विच इज़ अ पावर फार्मूला, एंड P इक्वल टू वी आई इज ऑल्सो अ पावर फार्मूला। और एक और फार्मूला है जिससे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी। दो टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। रेजिस्टेंस यानी ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है, या ओम, मेगा ओम, किलो ओम, इन सब में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉलरेंस जो है उसकी सहनशीलता कहलाती है, यानी उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस कितना है। अगर हम बाजार से एक रेजिस्टेंस लेके आए हैं, बाजार में हमने बोला है हमको एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, या एग्जाम्पल के लिए 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब 100 ओम के रेजिस्टेंस की अगर टॉलरेंस यानी सहनशीलता अगर 5% है, यानी इसको हम ±5% बताते हैं। तो ±5% अगर टॉलरेंस है, इसका मतलब 100 ओम का रजिस्टर की जो वैल्यू है वो +5% का मतलब 5 यानी 105, और -5% का मतलब -5 यानी 95। 100 -5 और 100 + 5 यानी इसकी जो वैल्यू है वो 95 ओम से लेके 105 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड फ्रॉम 95 ओम टू 105 यानी 105 ओम। इट कैन बी यूजेबल, यानी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 100 ओम का रेजिस्टेंस लेके आए और इसकी वैल्यू तो 96 ओम ही है तो हम काम में नहीं ले सकते, हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, द रजिस्टर वैल्यू वंस मैन्युफैक्चर्ड शुड नॉट चेंज बाय एनी मीन, से बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। यानी जो हम एक रेजिस्टेंस लेके आते हैं, 100 ओम का रेजिस्टेंस लेके आए, अगर वो 96 ओम है टॉलरेंस के साथ में, तो हमने माना है 96 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर से, मॉइस्चर से। यानी हाईली स्टेबल रजिस्टर शुड बी गिवन और शुड बी गुड, यानी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा रजिस्टर माना जाएगा। A register is said to be a more stable if its value does not alter from a nominal value. Nominal value जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू से उसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। इसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। फिर है उसके बाद में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अ टर्म स्टेबिलिटी एंड अ टॉलरेंस शुड नॉट बी अ कंफ्यूज। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। अगर हमारे पास 1000 +10% का हमारे पास टॉलरेंस का कोई रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू 900 ओम से लेके 1100 ओम हो सकती है, क्योंकि +10 और -10 यानी 1000 -10% का मतलब 100, तो 1000 -100 और 1000 + 100 यानी इसकी जो वैल्यू है वो 900 ओम से लेके 1100 ओम के बीच में हो सकती है। बट द सेम रजिस्टर्स हैव ए वैल्यू एज 985। फॉर एग्जाम्पल 985 वैल्यू है इसकी। अब ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू विल ट्राई टू रिमेन कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ दिस लॉन्ग यूज, दिस विल बी रेफर्ड एज स्टेबिलिटी। पूरा लंबे समय तक काम लेने के बाद भी इसकी वैल्यू अगर 985 है तो 985 ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे स्टेबिलिटी। सच कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स आर लेस स्टेबल, कार्बन फिल्म रजिस्टर्स आर फेयरली स्टेबल, एंड मेटल फिल्म एंड वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मोस्ट स्टेबल।
मेटल वाले और वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अगला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं टीसीआर। तो ये जो टीसीआर है ये दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव टीसीआर और एक नेगेटिव टीसीआर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एब्रीवेटेड एज टीसीआर। इट डिनोट हाउ द रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। ये यह बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर यानी तापमान के साथ किस तरह से बदलता है। अगर तापमान बढ़ता है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो उसको कहेंगे हम पॉजिटिव टीसीआर। तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव टीसीआर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज चेंज इन द नॉमिनल वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 25 डिग्री का एक नॉमिनल मान लिया जिसकी वैल्यू है, उसके बाद अगर टेम्परेचर चेंज होने से जो चेंजेस होते हैं वो टीसीआर कहलाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड यानी पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम डिनोट करते हैं। टीसीआर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब ये है कि वो जो भी रजिस्टर है वो कितने पावर तक काम कर सकता है। यानी अ रजिस्टर हैव देयर मैक्सिमम पावर रेटिंग विच मस्ट नॉट बी एक्सीड इन एनी केस। यानी जो पावर रेटिंग हमने रेजिस्टेंस की दे रखी है उसके आगे चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी उससे आगे हम पावर उसको नहीं दे सकते। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इट विल बी बर्न, यानी उससे ज़्यादा पावर देने पर रेजिस्टेंस जो है वो बर्न हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। It is defined as the maximum continuous power in watt that a resistor can dissipate at a temperature as high as 70 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 70 डिग्री टेम्परेचर के तक या 70 डिग्री टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम जो पावर डेसिपेट करता है वो उसकी पावर रेटिंग कहलाती है। At a temperature above 70 degree, the power rating of the resistor reduces or derated. The derated curve supplied by the manufacturer should be used to know the actual rating at high temperature beyond 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको इस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग का एक कर्व देता है। उस कर्व से अपन समझ सकते हैं कि 70 डिग्री पर उसकी पावर रेटिंग क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर 60 वाट का रजिस्टर है और 70 डिग्री पे वर्क कर रहा है, अगर 60 वाट का रजिस्टर है 70 डिग्री एट 70 डिग्री विल वर्क एज 130 डिग्री सेंटीग्रेड एज 18 वाट रजिस्टर ड्यू टू दी डी रेटिंग करेक्टरिस्टिक्स। यानी 60 वाट का रजिस्टर है, जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी पावर रेटिंग जो है वो कम होती रहेगी। यानी अगर 130 डिग्री पे काम करना है उसको तो उसकी पावर रेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी वो 18 डिग्री रह जाएगी। नेक्स्ट है रेटेड कंटिन्यूस वर्किंग वोल्टेज। इससे नाम से पता चलता है रेटेड RCWV, रेटेड कंटिन्यूस वर्किंग वोल्टेज, यानी वह वर्किंग वोल्टेज जिससे कि ये रजिस्टर जो है कंटिन्यू वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज देने पर ये ख़राब हो जाएगा, वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कहलाएगा रेटेड कंटिन्यूस वर्किंग वोल्टेज। दिस एब्रीवेटेड टू RCWV, इट इज़ a maximum voltage that can be safely applied to a resistor। यह वह मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि हम रजिस्टर पे सेफली अप्लाई कर सकते हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, RCWV ऑफ 50 ओम इज 2 वॉट रजिस्टर। डिटरमाइन द RCWV, रेटेड कंटिन्यूस वर्किंग वोल्टेज निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है और रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो दे रखा हमको 2 वॉट। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो क्या होगा, हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ हमको V फाइंड आउट करना है। तो V स्क्वायर इक्वल टू पी आर और V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर। दैट मीन्स इट इज़ 2 इंटू 50 अंडर रूट 100 एंड 10 वोल्ट। तो इसका जो रेटेड कंटिन्यूस वर्किंग वोल्टेज जो है वो क्या आ गया हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। फिर नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर कि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम जो है पावर जो है रेटिंग अकर होती है।
यानी द क्रिटिकल रेजिस्टेंस आर सी, क्योंकि आर रेजिस्टेंस है, सी क्रिटिकल का लगाया हुआ है, is the value of resistance where the maximum voltage and power rating occur simultaneously। एक ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम पावर जहाँ जिस पॉइंट पर मिलती है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हमारे पास आर सी क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी वही बात है, सिंपल फॉर्मूला वही काम आएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमें आर निकालना है तो V²/P। तो यहाँ से हम इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइस। अब हम बात करते हैं नॉइस। नॉइस क्या होती है? डिस्टॉर्शन और नॉइस। नॉइस सिंपल है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल प्रोड्यूस रैंडम मोशन। यानी कोई भी कंपोनेंट जो बना हुआ है वो किसी न किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बना है, और उसके अंदर क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री रहते हैं, और जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो मोशन करते हैं वो एक रैंडम मोशन होता है, कहीं पर भी कैसे भी घूम सकते हैं। तो उनके जो रैंडम मोशन के कारण जो नॉइस वोल्टेज जनरेट होता है वो कहलाएगा नॉइस, और उसको हम कहेंगे नॉइस वोल्टेज। एज अ रिजल्ट द रैंडम वोल्टेज आर प्रोड्यूस विच इज़ रेफर्ड एज ए नॉइस, उसको हम नॉइस बोलेंगे जो रैंडम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। दिस नॉइस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू, ऑपरेटिंग टेम्परेचर and the bandwidth of the circuit to which the resistor is concerned or connected. The temperature of circuit to which the resistor is connected, the temperature is the predominant parameter, यानी मध्यम पूर्वक parameter of the noise, hence it is called the thermal noise. It is known as the Johnson noise. इसको हम थर्मल नॉइस भी बोलते हैं, इसको हम जॉनसन नॉइस भी बोलते हैं, और एक सिंपल नॉइस तो बोलते ही बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉइस जो है वो किसकी फॉर्म में होती है? नॉइस वोल्टेज की फॉर्म में होती है। जब नॉइस वोल्टेज की फॉर्म में होती है तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KTRB। यहाँ K जो है वोल्टमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर डिग्री केल्विन। T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन में है, इसमें हम 273 डिग्री ऐड करेंगे। R जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि ओम्स के अंदर है, और B जो है बैंडविड्थ है जिस पे वो सर्किट काम कर रहा है, हर्ट्ज में। फिर आता है हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट इज नथिंग बट, हम इसको डायरेक्टली इतना समझते हैं कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कोई रेजिस्टेंस है, हमने एक फ्रीक्वेंसी पे उसको यूज़ किया है, अगर वो सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी पे और वो का वो रेजिस्टेंस ही उसमें काम आ रहा है या उसी को हमने काम में लिया है, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जनरली जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो एक रेजिस्टेंस जो है अपने साथ साथ एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करता है, और पैरेलल में एक कैपेसिटेंस और बन जाता है जो कि अनऑथराइज्ड है या अनयूज्ड है या अनडिजायर्ड है। ये जो अनडिजायर्ड इंडक्टर और कैपेसिटर बनते हैं इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस और पैरासिटिक इंडक्टेंस। The frequency consideration is very important for the resistance. A simple resistor is it appear in a pure resistance in high frequency. The end gap resistance, the body product produce the self capacitance, and spiraling across the body produce the inductive effect. तो उसका जो सर्किट बनेगा वो सर्किट बनेगा सिंपल रेजिस्टेंस, और उसका जो इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी जो सर्किट होगा वो होगा एक रेजिस्टेंस, उसके साथ में एक सीरीज में एक इंडक्टेंस, और उन दोनों के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस, जिनको हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस और पैरासिटिक इंडक्टेंस। द इंडक्टिव इफेक्ट इन resistor is very large, hence the wire wound resistor cannot be used at high frequency applications. अब कुछ एडिशनल टर्म्स है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेपर। कुछ नहीं है, टेपर इज पॉट रेफर है, इसमें रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द वाइपर और द सॉलिड आर्म। रिजोल्यूशन का मतलब वही, ये जो हम बात कर रहे हैं ये ज़्यादातर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर
सपोर्ट के रूप में काम आती है। एंड रेजिस्टेंस यानी जो हमने रेजिस्टेंस बना लिया उसके बाद में जो हमने कैप फिटिंग की, जो उसकी साइड की जो लीड्स है उसका रेजिस्टेंस भी इसमें काउंट करेंगे। तो ये हो गया उसका एंड रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिससे हम काम बात ले रहे रेजिस्टेंस बिटवीन द वाइपर टर्मिनल एंड द रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द वाइपर। वाइपर सिंपल स्लाइडर जो मूव करता है वो हो जाएगा। स्टेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, हाई स्टेबिलिटी वाले रजिस्टर्स हम काम में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।